नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल और आपके चैनल दैट इज़ लर्न केमिस्ट्री कंसेप्ट्स के अंदर। तो प्यारे बच्चों देखो, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो जो चैप्टर हमारा चल रहा था बेसिकली वो कौन सा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। और उस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म हुए थे फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, उस सेक्शन पे हम लोगों ने वर्कआउट कर लिया था, वो हमने देख लिया था। ठीक है, अभी जो आगे का है हमारा उसका कंक्लूजन हमें डिस्कस करना था, तो उसके कंक्लूजन्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। तो देखो, द रिजल्ट्स यहाँ से स्टार्ट करना था ना हमें, ठीक है, यहाँ से हमारी स्टार्टिंग है आज की। सो द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर समराइज्ड बिलो। तो कौन कौन से रिजल्ट थे जो उन्होंने समराइज किए थे, बहुत ही ध्यान से सुनना, इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन प्यारे बच्चों बन जाते हैं। तो पहला क्या था समरी, द कैथोड रे स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड्स एनोड। सो यस, ये करेक्ट बात थी कि हम जानते हैं जो कैथोड रेज स्टार्ट हुई थी वो कैथोड प्लेट की तरफ से स्टार्ट हुई थी और फिनिश कहाँ पे हुई थी, वो एनोड प्लेट की तरफ जाके वो ख़त्म हुई थी। सो द फर्स्ट पॉइंट हियर इज द कैथोड रेज स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड्स द एनोड। इसका मतलब कैथोड रे जो है वो कैथोड और एनोड के बीच में नज़र आती है। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। दीज रेज देमसेल्व्स आर नॉट विजिबल। क्लियर, ये जो रेज हैं ये विजिबल नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई विजिबल? क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है। अब क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इट मीन्स वो नेकेड आइज से तो नजर नहीं आने वाला है। क्लियर, बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटीरियल्स, दैट इज फ्लोरोसेंट और phosphorescent. Now what is the meaning here fluorescent और phosphorescence? बेसिकली फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरोसेंट जो होता है बच्चों वो क्या होता है, चमक प्रोड्यूस करने का जो चमक जो प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरोसेंट बोलते हैं। ठीक है, तो याद करिए, आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे कि हम लोगों ने जब यहाँ पे डिस्कस किया था तो हमने पीछे की तरफ क्या थी, ये जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट कोटिंग लगाई थी। और ये जो जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट कोटिंग थी वहाँ पे जैसे ये पार्टिकल स्ट्राइक करते थे वो क्या होता था, वहाँ पे एक चमक प्रोड्यूस होती थी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरोसेंट इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज विच ग्लो वैन हिट बाय दैम। तो इसकी खास बात यही होती है जब कोई एनर्जेटिक पार्टिकल इससे टकराएगा तो ये ZNS की जो स्क्रीन थी, फ्लोरोसेंट जो स्क्रीन थी, वहां पे चमक प्रोड्यूस होती है। टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब्स एंड टेलीविजन पिक्चर्स रिजल्ट ड्यू टू fluorescence on the television screen coated with the certain fluorescent or phosphorescent material like ZNS, that is zinc sulfide। ठीक है, तो ये हम सेक्शन डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। हमने वहां पे देखा था कि भाई किस तरीके से वहां पे ZNS जो है वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन फ्लोरोसेंट मटेरियल की तरह वर्क करती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। सो खास बात ये थी कि ये जो रेज होती हैं कैथोड से एनोड प्लेट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये पता कैसे चला कि भाई ये जो रेज हैं ये एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती हैं? तो उसका बहुत ही सिंपल सा देखो बच्चों लॉजिक था कि भाई किस तरीके से उन्हें पता लगा कि भाई ये जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन बेसिकली परफॉर्म करी। उन्होंने क्या किया कि ये जो हमारा फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी ना, ठीक है, ये जो हमारी स्क्रीन है यहाँ पे हमारा एनोड लगा हुआ है, तो एनोड के पीछे क्या हुआ, इधर पीछे की तरफ एज इट इज इमेज बनी। ठीक है, जैसे सूरज है भाई, सूरज हमारा अगर मॉर्निंग के टाइम पे, ये मान लो कोई आदमी खड़ा है यहाँ पे, अब मान लो इधर सामने से हमारा सूरज आया हुआ है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इधर बनेगी। अगर सूरज सर पर है तो इसकी इमेज पैरों में बनेगी। अगर सूरज इधर है तो इमेज कहाँ बनेगी, इधर। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं द सनलाइट्स आर ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इन द सिमिलर मैनर ये जो कैथोड रेज थी ये यहाँ से चली, एक स्ट्रेट लाइन में चली, और इनकी जो स्ट्रेट लाइन में चलने के कारण ये जो सामने की तरफ एनोड प्लेट थी उसकी इमेज कहाँ बनी, इधर पीछे की तरफ बनी। तो वहाँ से बेसिकली ये प्रूव हुआ कि ये रेज जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती हैं। क्लियर, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड
इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हम चार्ज को डिफ्लेक्ट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सपोज करो यहाँ से कोई रे जा रही है और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मान लो पॉजिटिव प्लेट लगा दी और इधर की तरफ क्या कर दिया हमने, नेगेटिव प्लेट लगा दी। अब ये जो पार्टिकल है सपोज करो इलेक्ट्रॉन का बना है, इलेक्ट्रॉन का बना है मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये कौन सी प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव वाली प्लेट की तरफ ये क्या हो जाएगा बच्चों, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो वहीं से इस चीज़ का आइडिया लगा कि ये जो पार्टिकल होते हैं ये क्या होते हैं, चार्ज नेचर के होते हैं, ठीक है ना। कैसे नेचर के होते हैं, चार्ज नेचर के होते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू द एक्सपेक्टेड from negatively charged particle, suggesting that the cathode rays consist of negatively charged particle which is called electrons। तो ये बच्चों ये वाला वो एक्सपेरिमेंट का पॉइंट था, ऑब्जर्वेशन का पॉइंट था कि भाई यहाँ से हमें ये पता लगा कि ये जो होती हैं ये चार्ज पार्टिकल होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो मेन बात ये है कि भाई देखो स्ट्रेट लाइन में कोई चीज़ जा रही है, अगर उसके दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करिए लगी है, अब वो खुद पार्टिकल नेगेटिव चार्ज का है, देन इट इज़ द यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल लॉ है ना बच्चों कि जो नेगेटिव चीज़ होगी वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, पॉजिटिव वाली चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो ऐसे ही कैथोड रेज भी हमारे कैसे चार्ज पार्टिकल थे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे, तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव वाली प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो वहाँ से ये पॉइंट का आइडिया लगा कि ये जो पार्टिकल हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी है, कौन, कैथोड रेज, ठीक है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटीरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। तो भाई जो कैरेक्टरिस्टिक है कैथोड रेज की वो डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटीरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रॉन आप सोने का ले लो, है कौन से इलेक्ट्रॉन, ये एक्सपेरिमेंट में हमने कैथोड और एनोड बनाया ना, ये जो हमारा ये कैथोड है और ये क्या है हमारा एनोड है, तो ये जो हमारा कैथोड और एनोड है ये कौन से मटेरियल के बने हैं इस पे डिपेंडेंसी नहीं होती है, ठीक है। ये डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, है ना, डू नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करते हैं ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड द नेचर ऑफ गैस अपॉन दी material of electrode and the nature of the gas present in the cathode ray tube। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो हमारा कैथोड रेज होती हैं वो डिपेंड नहीं करती हैं मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पर। अब भाई ऐसा क्यों होता है, इलेक्ट्रोड के मटेरियल पे डिपेंड क्यों नहीं करती, क्योंकि ये जो कैथोड रेज है ना बच्चों वो कैथोड रे से निकल रही हैं ऐसा तो केवल प्रिडिक्ट होता है, एक्चुअली में अगर बात करी जाए ना तो एक्चुअली में ये कैथोड से थोड़ी ना निकलती हैं, ये तो उसके अंदर प्रेजेंट कौन सी गैस है उसके ऊपर इसकी डिपेंडेंसी होती है, उससे ये कैथोड रेज बेसिकली निकलती हैं, ठीक है ना। तो दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो कैथोड रेज होती हैं वो डिपेंड नहीं करती हैं मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड ट्यूब। अब मैं यहाँ पे बोल रहा था वो निकलती कहाँ से हैं, गैस से हैं, दैट वन इज़ फाइन, वो ठीक है, लेकिन भाई बनी इलेक्ट्रॉन से है। अब इलेक्ट्रॉन कौन सी गैस से आ रहा है, चाहे वो हाइड्रोजन से आए, चाहे वो हीलियम से आए, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड से आए, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन होता है ना यार, उसकी नेचर कैसे चेंज हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। सो कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। Thus we concluded that electrons are basic constituent of all the atoms। तो हमने यहाँ से एक कंक्लूजन निकाला है कि भैया इलेक्ट्रॉन किसी एटम के बनने के लिए चाहिए ही चाहिए, बिना उसके हमारा एटम फॉर्म नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो बच्चों अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज बाय मास रेशियो को हम ई बाय एम रेशियो भी कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, ई बाय एम रेशियो भी कहा जाता है, ठीक है, ई बाय एम। ई मतलब क्या होता है बच्चों, चार्ज, और एम क्या होता है, मास। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज टू मास रेशियो जो है ना बच्चों, इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज भी हम लोग इसको कह देते हैं,
ठीक है। तो स्पेसिफिक चार्ज कोई बोले या चार्ज टू मास रेशियो बोले, दोनों का मतलब एक ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इन 1897 ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे जे थॉमसन मेजर्ड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन by using cathode ray tube and applying electrical and magnetic field perpendicular to each other as well as to the path of electrons. So basically इस पैराग्राफ के अंदर ये कहना चाह रहा है कि जो चार्ज टू मास रेशो था इलेक्ट्रॉन का, वो सबसे पहले वो किसने किया भाई, जे जे थॉमसन ने किया। और जे जे थॉमसन ने चार्ज और मास का रेशो लिया और उसने वो वाला एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया था जिसमें हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं ना, जिससे क्या हुआ था, हमें ये पता चला था कि ये रेज जो हैं ये नेगेटिवली चार्ज होती हैं। वो वाला एक्सपेरिमेंट भी किसने किया था, जे जे थॉमसन ने किया था। Thomson argued that the amount of deviation of the particle from their path in the presence of electric or magnetic field depends upon। तो भाई जे जे थॉमसन ने ये आर्ग्यू किया कि जो डेविएशन होगा भाई, पार्टिकल कितना डेविएटेड होगा। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा डायग्राम में, ये पार्टिकल यहाँ से क्या हो रहा है, ये डेविएट हो रहा है ए पॉइंट की तरफ, सी पॉइंट की तरफ, बी पॉइंट की तरफ, तो ये डेविएशन हो रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे कहना वो ये चाह रहा है, पॉइंट कहना ये चाह रहा है कि भाई ये डेविएशन कितना होगा, इतना होना चाहिए था कि इसको और यहाँ आने चाहिए था। इसका डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, तो इसका बच्चों मेनली डिसाइडिंग फैक्टर कौन कौन से हैं वो वहाँ पे इस पॉइंट के अंदर, इस ग्राफ के अंदर, हम पैराग्राफ के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल। तो पहला वो फैक्टर जिसके ऊपर डेविएशन डिपेंड करेगा वो क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल। यानी हमारे अगर किसी पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो उसमें डेविएशन भी क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल, greater is the interaction with the electric or magnetic field and thus greater is the deflection। क्लियर। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, डिफ्लेक्शन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द पार्टिकल। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आता है, डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन पार्टिकल। ठीक है, चार्ज ऑन पार्टिकल। तो ये हमारा बच्चों पहला पॉइंट निकल के आता है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। क्या है बच्चों फर्स्ट पॉइंट, कि जो पार्टिकल का डिफ्लेक्शन होगा वो डिपेंड करता है कि भैया आपने चार्ज कितना रखा हुआ है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा उस पार्टिकल का डिफ्लेक्शन भी होगा। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन इज द मास ऑफ द पार्टिकल। दूसरा डिफ्लेक्शन का फैक्टर कौन सा है, मास ऑफ द पार्टिकल। लाइटर द पार्टिकल्स ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था हमारा, पहला पॉइंट क्या था, चार्ज ऑन द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हमारे डिफ्लेक्शन का। और दूसरा अगर मैं मास की बात करूं देन मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन। ठीक है, जो हमारा मास होगा वो मास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिफ्लेक्शन के। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियस ही बात है, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, सो द थर्ड वन इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ई वेक्टर से, और मैग्नेटिक फील्ड को हम बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। ये क्या होगा बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिफ्लेक्शन के। तो ये तीन वो फैक्टर्स हैं जो हमारे ई बाय एम रेशो को डिपेंड करवाते हैं, जो डेविएशन है वहाँ पे उसको डिपेंड करवाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द डिफ्लेक्शन of electrons from its original path increases with the increase in the voltage across the electrodes or the strength of the magnetic field। तो अगर आप वोल्टेज इंक्रीज कर दोगे तो बेसिकली होगा क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दोगे तो भी एक ही बात है। देखो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है ना, चलो आगे डिस्कस करते हैं इसको। व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द इलेक्ट्रॉन डेविएट्स फ्रॉम पाथ एंड हिट द कैथोड रे ट्यूब। अब देखो ये जो हमारे पास डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर बेसिकली वो हमसे डिस्कशन करना चाह रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या कह रहा है वो, कि भाई
जब केवल क्या हमने लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, ठीक है, जब हमने केवल क्या लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, तो कहाँ पे जा रहा के स्ट्राइक हो रहा है, ए। देखो जब हमने ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया ना मैग्नेटिक फील्ड लिया, उन दोनों केस के अंदर क्या हो जाएगा हमारा, ये पार्टिकल किसके ऊपर जाके कोलाइड होगा, पॉइंट बी पे कोलाइड होगा। तो बच्चों देखो यही है मेन चीज़ इसके अंदर कि भाई जब भी चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रहेगा ना, तो वो क्या करेगा आपका अलग अलग तरीके का जगह पे जाके कोलाइड होगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द कि क्या उसकी स्ट्रेंथ है, कैसा चार्ज है। तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है कि when only electric field is applied the electron deviates from the path and hit the cathode ray tube। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जब हमने केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, दिस वन विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब हमने केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो ये पार्टिकल ये जो रे है जो कैथोड से स्टार्ट हुई और कैथोड से स्टार्ट होके एनोड से, एनोड में हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे छेद किया हुआ है ऑलरेडी ना, तो उस छेद की वजह से क्या है भाई, ये जो पार्टिकल है ये इसके अंदर से पास हो गया, और इसके अंदर से पास होने के बाद ये कहाँ पे जाके कोलाइड हो रहा है सीधा, अगर आप देखेंगे तो ये ए वाले पॉइंट पर जाके कोलाइड हो रहा है। सो ए पॉइंट किसकी वजह से आ रहा है, जब हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, और सी पॉइंट कब आ रहा है, जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। सो बेसिकली दिस साउथ पोल विल बिहेव लाइक द पॉजिटिव एंड दिस नॉर्थ पोल विल बिहेव लाइक द नेगेटिव। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं ज़रा क्या कह रहा है इसके अंदर। तो आगे ये है बच्चों कि पाथ एंड हिट द कैथोड रे ट्यूब एट ए, सिमिलरली व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जब केवल मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट सी बाय केयरफुली बैलेंसिंग द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब हमने स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की बराबर कर दी, इट इज पॉसिबल टू ब्रिंग बैक द इलेक्ट्रॉन टू द पाथ फॉलोड एज इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप दोनों की फील्ड क्या कर दोगे भाई, दोनों की स्ट्रेंथ बराबर कर दोगे, तो जितना वो मान लीजिए ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ डिफ्लेक्ट हो रहा था और ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था, अब उसको कुछ ऐसा एडजस्ट कर दिया, बराबर कर दिया, तो वो क्या होगा, उसी पाथ को फॉलो करेगा। कौन से वाले पाथ को, जहां पे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही कोई काम कर पाएगा और ना ही मैग्नेटिक फील्ड ही कोई काम कर पाएगा, क्योंकि वो कैंसिल आउट कर रहे हैं एक दूसरे को। एंड दे हिट द स्क्रीन एट पॉइंट बी बाय कैरिंग आउट एक्यूरेट मेजरमेंट। अब हम क्या कर लेते हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट्स कर लेते हैं ऑन द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। Thomson was able to determine the E by M of electron. So what is the E by M of electron? The E by M value of electron is 1.758820 into 10 raised to the power minus 11 कूलम पर केजी। तो इसको याद रखिए बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई बाय एम फॉर इलेक्ट्रॉन, इट इज 1.75, इतनी लंबी तो याद नहीं रख पाओगे तो 1.76 याद रख लो, 1.76 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 कूलम पर केजी कितनी होगी, 1.76 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 कूलम पर केजी। तो डायरेक्ट याद रखो, where me क्या है बच्चों, me is basically the mass of electron in kg and E is the magnitude of charge on the electron in coulomb. So what is mass of electron? Mass of electron is 9.11 into 10 raised to the power minus 31 kg, and what is the magnitude of charge on the electron? It is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। ये क्या होता है, चार्ज होता है। सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई। तो बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वो बेसिकली एपरेटस का डायग्राम है जो आपको बिल्कुल भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है मैं हाईलाइट करता जाऊंगा, आप लोग नोट्स बनाते जाइए। दिस इज़ ओनली द मेन थिंग हियर, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट्स इट। ठीक है, बाद में इसका कंक्लूजन भी आ जाएगा। नाउ बेसिकली आफ्टर द ई बाय एम एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया गया था बच्चों, उसके बाद चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन निकाला गया। ठीक है, तो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन किसने निकाला था बच्चों, आर ए मिलिकन ने निकाला था। किसने निकाला था,
RA मिलिकन ने निकाला था। तो मिलिकन ने कैसे निकाला था, तो वहाँ पे बच्चों एक मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। तो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कई बार आ जाता है, हालांकि आप लोगों के तो किसी काम का है नहीं, इससे क्वेश्चन आते नहीं है, बट एक बार हम रीड तो करेंगे ही। In this method, oil droplets in the form of mist means समझते हो, बहुत ही छोटे 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 पार्टिकल, प्रोड्यूस्ड बाय द एटोमाइजर। अब ये हम किससे प्रोड्यूस करते हैं, एटोमाइजर से प्रोड्यूस करते हैं। वर अलाउड टू एंटर थ्रू अ टाइनी होल इन द अपर प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडेंसर। सो बेसिकली ये बताना क्या चाह रहा है, इसको हम डायग्राम में समझते हैं। तो हियर इज द डायग्राम। अब डायग्राम के अंदर की कहानी क्या है बच्चों, तो देखो डायग्राम के अंदर की कहानी कुछ ऐसी है कि भाई यहाँ पे ये हमारा क्या है, दिस इज एटोमाइजर, ये हमारा एटोमाइजर है। अब इस एटोमाइजर को जब हम यहाँ से पंप करते हैं ना, तो कटिंग कराने गए हो ना तुम लोग शॉप पे, तो कटिंग कराने जब हम लोग जाते हैं तो वो जो नाई होता है वो क्या करता है, ऐसे फिच फिच करके मारता है। तो फिच फिच करके जब मारता है तो इसके अंदर जो पानी होता है वो बारीक बारीक बूंदों में कन्वर्ट हो के आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पे क्या भरा हुआ था बच्चों, ऑयल भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था यहाँ पे, ऑयल भरा हुआ था। अब ये जो ऑयल था ये एटोमाइजर से जब प्रेस किया गया तो ये ऐसे बारीक 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 बारीक, ये दिख रहा है ऑयल ड्रॉपलेट्स, इसके अंदर ये कन्वर्ट होके आ गया। और यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, देखो बच्चों, एक ये ब्लू से और ये नीचे पिंक से मेंशन किया हुआ, दीज आर द प्लेट्स, चार्ज प्लेट्स। नीचे वाली जो है वो नेगेटिव है और ऊपर वाली जो चार्ज प्लेट है पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा, नीचे वाली नेगेटिव है और ऊपर वाली कैसी है बच्चों, पॉजिटिव है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, आगे स्टडी करते हैं क्या बोला आगे उसने। तो द डाउनवर्ड मोशन ऑफ द ड्रॉपलेट, ऑब्वियस ही बात है यार, अगर वो फुच फुच करके मारा तो वो धीरे धीरे जो ड्रॉप्स होंगी वो कहाँ चली जाएंगी, नीचे चली जाएंगी। द डाउनवर्ड मोशन ऑफ दीज ड्रॉपलेट्स वॉज व्यूड थ्रू द टेलीस्कोप। हमने साथ ही साथ में वहाँ टेलीस्कोप भी लिया हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा, हियर इज द टेलीस्कोप। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमने टेलीस्कोप लगाया हुआ है ताकि हम यहाँ से अच्छे से क्या कर सके, इसको देख सके कि भाई अंदर क्या कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आगे है, द डाउनवर्ड मोशन ऑफ दीज ड्रॉपलेट्स आर व्यूड थ्रू द टेलीस्कोप इक्विप्ड विद अ माइक्रोमीटर आई पीस। ठीक है, ताकि हम अंदर तक झांक सके। द मेजरिंग, बाय मेजरिंग द रेट ऑफ फॉल, भाई किस रेट से वो गिर रहा है, और दीज ड्रॉपलेट्स, ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कितनी रेट से गिर रही हैं, यानी एक सेकंड में वो कितनी मीटर या कितने सेंटीमीटर वो ट्रेवल कर रही हैं। ठीक है ना। मिलिकन वॉज एबल टू मेजर द मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। ठीक है भाई, वो कितनी तेजी से गिर रही हैं, तो क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स अगर आप लगाओगे, मिलिकन ने भी वही लगाया, तो उसने क्या किया, वहां से मास ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट्स फाइंड आउट कर ली। भाई किससे, रेट ऑफ फॉल ऑफ द ड्रॉपलेट से। रेट ऑफ फॉल ऑफ द ड्रॉपलेट से मिलिकन ने क्या किया बच्चों, क्या फाइंड आउट कर लिया, मास ऑफ ईच ड्रॉपलेट। ठीक है। Now, the air inside the chamber was ionized by passing a beam of X-ray. Now, this is another very important property of the cathode ray also. क्या है वो प्रॉपर्टी, द एयर इनसाइड द चैम्बर। क्या, द एयर इनसाइड द चैम्बर। ठीक है, द एयर इनसाइड द चैम्बर was ionized by passing a beam of X-ray. अब यहाँ पे जो बच्चों ये X-ray है ना, this X-ray is basically what, ये क्या होती है X-ray, this X-ray is basically nothing but it is electron। ठीक है, X-ray क्या होती है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन, पासिंग अ बीम ऑफ X-ray। X-ray यहाँ पे मतलब क्या है, उसका इलेक्ट्रॉन से मतलब है। देखो हुआ क्या, उन्होंने क्या किया, ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल चैम्बर है, इस इलेक्ट्रिकल चैम्बर से क्या पास करा दिया बच्चों, एक्स रे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्स रे फ्रॉम द सोर्स। अब ये पास कराने से हुआ क्या, तो ये पास कराने से ये हुआ, इसके अंदर की जो गैस थी वो आयोनाइज हो गई। आयोनाइज होने से मतलब क्या है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स, उस गैस में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकल आए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। The electrical charge on these oil droplets was acquired by collisions with the gaseous ions. ठीक है, the electrical charge on these oil droplets was acquired by the collision with the gaseous ions. तो वहाँ पे क्या हुआ, जब गैस हमारी आयोनाइज हो गई तो ये जो हमारे चार्ज पार्टिकल थे ना बच्चों, इन चार्ज पार्टिकल ने यहाँ अंदर की तरफ जाके क्या किया, उस में से प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। और इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने की वजह से वो
वो कैसे, ऑयल ड्रॉपलेट्स जो थे वो कैसे चार्ज के हो गए, नेगेटिव चार्ज के हो गए। ठीक है, ये गैस जो आयोनाइज कर दी गई थी बाय द हेल्प ऑफ एक्स रे, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन आए थे वो किसने एड्जॉर्ब कर लिए, वो हमारे ऑयल ड्रॉप ने एड्जॉर्ब कर लिए, और उसकी वजह से वो कैसे चार्ज का हो गया, नेगेटिव चार्ज का हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। The electrical charge on these oil droplets was acquired by collisions with the gaseous ions. The fall of these charged oil droplets can be retarded. अब क्या हुआ भाई, ये हमारे ऑयल ड्रॉपलेट्स हो गए नेगेटिव चार्ज के, और नीचे वाली जो हमारी प्लेट है वो प्लेट भी कैसी हो गई बच्चों, नीचे वाली प्लेट कैसी होगी, ऑब्वियस ही बात है यार, नेगेटिव चार्ज की होगी, और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये जो नीचे वाली प्लेट है ना, ये इस ऑयल ड्रॉपलेट को क्या करना स्टार्ट कर दिया, इसने रिपेल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड क्या हो गई, रिटार्डेड हो गई, यानी कि घट गई। ठीक है, एक्सेलरेटेड और मेड स्टेशनरी डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट। अब भाई जो हमारी ड्रॉपलेट थी वो नेगेटिव चार्ज की हो गई, उसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है, एक्सेप्ट किया भी नहीं किया उसने इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर उसकी रिटार्डिंग टेंडेंसी डिपेंड कर रही थी। एंड द पोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड टू द प्लेट, और ऑब्वियस ही बात है ये नेगेटिव चीज नीचे गिर रही है, तो इस कैथोड, इस चार्ज प्लेट के ऊपर चार्ज कितना है, ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर था कि हमारा ये जो ऑयल ड्रॉप है ये कितनी तेजी से इसकी स्पीड में क्या होगी बच्चों, कमी आएगी। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। एंड पोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड बाय द प्लेट बाय केयरफुली मेजरिंग द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द मोशन ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की स्टडी मोशन ड्रॉपलेट्स के ऊपर कैसी रही, मिलिकन कंक्लूडेड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, ध्यान से, मिलिकन कंक्लूडेड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस Q ऑन ड्रॉपलेट्स इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज E, that is Q equals to NE, here N equals to 1 2 3. So basically what is the main conclusion here, the main conclusion is written here in this box. So the main conclusion is basically Mulliken concluded that from this experiment he concluded that कि हमारे जो ऑयल ड्रॉप्स थी उन्होंने या तो एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया, या दो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया, या तीन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया, या चार इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया। बट व्हाट इज़ द बेसिक थिंग हियर, बेसिक चीज़ ये है कि भाई जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा ना वो होल नंबर में एब्जॉर्ब होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन भाई आधा थोड़ी ना होता है, ढाई थोड़ी ना होता है, इलेक्ट्रॉन तो एक होता है, या दो होता है, या तीन होता है। तो मेन पते की बात ये है बच्चों कि मुलिकन ने ये साबित किया दैट इलेक्ट्रॉन विल बी एब्जॉर्ब इन क्वांटाइज्ड मैनर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड हियर, मींस इन होल नंबर, वो एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, होल नंबर में होगा। ठीक है, तो ये बच्चों बेसिकली मुलिकन का एक्सपेरिमेंट था। तो यहाँ से जो मेन कंक्लूजन है वो लास्ट में मैंने कंक्लूड कर दिया। चलिए अभी आगे देखते हैं जो इसके एक्सपेरिमेंट में बातें हैं। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, R.A. मिलिकन 1868 से 1953 डिवाइज्ड अ मेथड नोन एज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो कोई अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है वो कौन से एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया गया, देन योर आंसर विल बी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, to determine the charge on the electrons, he found that the charge on the electron will be minus 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. Remember this, minus 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. ठीक है, the present accepted value of the electrical charge is minus 1.6022 into 10 raised to the minus 19, but you don't have to memorize this one. ठीक है बच्चों, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप तो ये वाला याद रखो कि कितना होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। द प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू दे रखी है, वो काम की नहीं है। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन वॉज डिटरमाइंड द कंबाइनिंग दीज रिजल्ट्स विथ थॉमसन्स वैल्यू ऑफ ई बाय एम। भाई देखो E बाय एम क्या होता है, चार्ज अपॉन मास रेशियो होता है। अब यहाँ से क्या है, E बाय एम तो हमें थॉमसन ने बता दिया था, 1.7588 दिस वैल्यू थी हमारी E बाय एम की, और जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है ये हमारे मुलिकन भाई साहब ने कैलकुलेट कर लिया। तो वहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास क्या होता है वो भी फाइंड आउट कर लिया।
द मास इज 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। यहाँ पे जो वैल्यू दी है उसको राउंड अप करोगे तो कितना आएगा, 9.11 इंटू 10⁻31 kg। सो बेसिकली 3 points are arises here. One, according to Mulliken experiment, is the electron will be either it absorb or it releases will be in quantized manner. Second one, the charge on the electron is minus why, because it is the nature, and the magnitude is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb। और जो मास होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन का वो 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। अगर आपको इसी मास को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10⁻³ से। क्यों बेटा, क्योंकि 1 kg में 10⁻³ ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। सो बेसिकली द मास इज 9.11 इंटू 10⁻⁻20, कितना आएगा भाई, -28 ग्राम। सो दिस इज द फाइनल मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमने जो पूरी स्टोरी पढ़ी वो किसकी डिस्कवरी थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो हमारा आएगा किसकी डिस्कवरी के लिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज के लिए। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, उसका लेक्चर भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। बाकी बच्चों आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है, वो आप लोग भेजते रहिए, कमेंट बॉक्स के अंदर डालते रहिए, ताकि हम उसको क्या कर लें, आसानी से सॉल्व कर सके। देखो डाउट नहीं रहना चाहिए, द मेन थिंग हियर इज़ डाउट। अगर आपके पास डाउट है, अगर मन में डाउट है, और डाउट अगर आपके दिमाग में रहेगा ना, तो आप कभी भी टॉप नहीं कर पाओगे। इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट इन कॉम्पिटिटिव पेपर्स देन यू मस्ट हैव टू रिजॉल्व योर डाउट। और उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके पास डाउट आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स के अंदर डालते जाइए। आई एम श्योरली रिप्लाई ऑफ योर डाउट्स। ठीक है बच्चों, तो आज का यहीं पे फिनिश करते हैं। सो सब्सक्राइब, अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी कुछ बेनिफिट उठा सके। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।